हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा। ये कहानी एक बच्चे की है जो खो जाता है। तो देखते हैं पहले कि क्या है इस कहानी में। ए चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में एक मेले में जाता है। वह बहुत खुश है, एक्साइटेड है और जो मेले में तरह तरह की स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ लगी हुई हैं, टॉयज़ लगे हुए हैं, वह उनको ख़रीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा जो हैं, उसके लिए वो सारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तभी क्या होता है कि एक और व्यक्ति कोई आता है और वह उस बच्चे को सारी चीज़ें ऑफ़र करता है कि मैं दिलवा दूंगा, लेकिन क्या होता है, वो बच्चा उस सारी चीज़ों को लेने से मना कर देता है। क्यों? मतलब एक बच्चा जो कि एक मेले में गया हुआ है, बहुत खुश है, एक्साइटेड है, अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा है कि मुझे मिठाइयाँ चाहिए, खिलौने चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलवा रहे हैं। फिर एक कोई और व्यक्ति आता है और बोलता है सामने से कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दिलवा दूंगा, लेकिन वो बच्चा उन चीज़ों को लेने से मना कर देता है। क्यों? अब इस क्यों का आंसर हमें तब मिलेगा जब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। क्या था? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु। तो यह बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब स्प्रिंग सीजन कब आता है? जब सर्दियों का अंत होता है, जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तब तब स्प्रिंग आता है। तो स्प्रिंग में क्या होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत हल्की हल्की सी सर्दी होती है। तो ऐसे में जो नैरो लेन्स एंड एलीज हैं, इनका क्या मतलब हुआ? नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, पतली। लेन्स यानी कि सड़कें, रास्ते, एलीज मीन्स गलियाँ। ऐसी सकरी गलियों से, सड़कों से, एमर्ज मीन्स होता है निकलना। अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ निकली। बसंत ऋतु का त्यौहार था। संकीर्ण पतले रास्तों से, गलियों से रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ निकली। Some walked, some rode on the horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. अब ये जो कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं ये सारे लोग, क्यों निकली है भीड़? ये लोग वो स्प्रिंग का जो फेस्टिवल है, जो फेयर लगा हुआ है, मेला है, उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उस वहाँ पर जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं सब लोग। तो ये लोग अलग अलग साधनों से जा रहे हैं। तो क्या बताया जा रहा है? सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर चढ़ के जा रहे थे। अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग जो बांस के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स या चेयर्स जैसी थी उन पर बैठाकर ले जाए जा रहे थे, और कुछ लोग बैलगाड़ियों से जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और उन्हीं लोगों के बीच में एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का अपने फादर के साथ में उसके उनके पैरों के बीच से, मतलब जो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है तो बीच बीच में दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के साथ में वो जा रहा है। ब्रिमिंग मीन्स होता है भरा हुआ। किससे भरा हुआ है? वो बहुत ही खुशी से भरा हुआ है, एकदम खुश होकर दौड़ता हुआ चला जा रहा है। देखिए मेले का सीन है आपके सामने। अब क्या होता है? Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. अब क्या हुआ कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से लेग्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, पीछे रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वहाँ पर कुछ खिलौनों की दुकानें थी। तो जैसी बच्चों की आदत होती है ना, देखने लगते हैं, अरे ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। तो देखने लगा, और देखने में क्या हुआ, उसके पेरेंट्स आगे निकल गए, बच्चा पीछे रह गया। तो उनके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, कि बेटा यहाँ आ जाओ, पास में आ जाओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys.
अब बच्चे ने जैसे ही अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनी कि यहाँ आओ, वो उनकी तरफ दौड़ने लगा। उसके जो पैर थे बिल्कुल अपने पिताजी की आवाज़ को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल उनकी आज्ञा मान रहे थे, उनकी तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे थे। लेकिन उसकी जो आँखें थीं वो अभी भी लिंगरिंग यानी कि टिकी हुई थीं। कहाँ पर? रिसीडिंग टॉयज़, जो खिलौने जो पीछे रह गए थे, जो दुकानें पीछे छूट गई थी, उसकी आँखें अभी भी उन्हीं पर टिकी हुई थी। मीन्स वो मुड़ कर उन्हीं को देख रहा था और पेरेंट्स की तरफ अपने चलता जा रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब वो जैसे ही बच्चा अपने पेरेंट्स के पास में पहुंचा, जहाँ पर वो लोग उसके लिए रुके हुए थे, तो वो अपनी जो दिल की जो इच्छा थी, डिज़ायर थी, उसको सप्रेस नहीं कर सका, यानी कि दबा नहीं सका। जबकि वो जानता था कि उसके पिताजी उसको वैसे ही पहले की तरह एकदम ठंडी ठंडी निगाहों से देखेंगे। ठंडी निगाहों से मतलब होता है कोल्ड स्टेयर, विदाउट एनी फीलिंग और इमोशन, बिना किसी भावना के उसके गुस्से में देखेंगे और आँखों से ही मना कर देंगे जो भी वो मांगेगा। लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है? आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। और वो रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे। लेकिन जैसा कि उसने सोचा था वैसे ही होता है, उसके पिताजी उसको एकदम से गुस्से में और लाल लाल आंखें करते हुए घूरते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" लेकिन जो उसकी माँ होती है वो मेल्टेड मीन्स क्या होता है? वैसे पिघलना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है? बिकम टेंडर एंड माइल्ड, उसके प्रति बहुत उदार हो जाती हैं और उसको अपना एक हाथ की उंगली पकड़ाते हुए बोलती है उसका ध्यान भटकाने के लिए कि देखो बेटा, देखो तुम्हारे सामने क्या है। अब वो क्या दिखा रही है उसको? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। क्या दिखा रही थी वो उनको, अपने बच्चे को? ये क्या था? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों का खेत था जिसमें फूल आ रहे थे। मीन्स जो उसमें पौधे लगे हुए थे सरसों के, उनमें फूल लगे हुए थे और पूरे इतने येलो कलर के वो फूल थे और ऐसा लग रहा था जैसे पिघलता हुआ सोना हो, और दूर दूर तक बस वही वो खेत और पीले पीले फूल दिखाई दे रहे थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और वहाँ पे क्या हो रहा था? A group of dragonflies, ड्रैगन क्या होती है? एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा। तो वो वहाँ पर बस्लिंग मीन्स हलचल मची हुई थी उनके बीच में, मीन्स वो उड़ रहे थे वहाँ पर बहुत सारे, और उनके जो पंख थे कैसे थे? बहुत ही कैसे गॉडी थे। गॉडी का मतलब होता है बहुत ही शाइनी, मीन्स चमकदार, एकदम डार्क कलर वाले। और कैसा कलर था? पर्पल। इस तरीके के उनके पंख थे और वो वहाँ पर उड़ रहे थे। और कौन कौन वहाँ पे, और कौन से इंसेक्ट थे? एक लोन बी और बटरफ्लाई, तितली, और वो सब वहाँ पर फ्लावर की जो स्वीटनेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसेक्ट जो होते हैं फूलों का रस पीते हैं, तो उसकी जो स्वीटनेस की, उसकी सर्च में फूलों के जो रस के लिए वो वहाँ पर सब घूम रहे थे। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. अब क्या होता है? वो बच्चा अभी जो टॉयज़ के लिए जिद कर रहा था, अब उसका ध्यान किस पे चला जाता है? इन इंसेक्ट्स पे, जो ये उड़ रही हैं, बटरफ्लाई हैं, ड्रैगन फ्लीज हैं। और क्या करता है वो? उनके पीछे, उनको घूरता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, उनको पकड़ने के लिए कोशिश करता है। फिर एक जो कीड़ा होता है वो क्या होता है? बैठ जाता है वहाँ पे, तो वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट और जैसे ही एक को तो उसने लगभग ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया होता है, तब तक क्या होता है? बट इट गो fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. उनमें से एक कीड़ी को जो बैठ गया था उसको तो लगभग उसने पकड़ ही लिया था अपने हाथों में, लेकिन वो तब तक अपने पंखों को फ्लैप करता हुआ फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता है। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." अब ये जो है फुटपाथ मीन्स रास्ता जो है जिस पर ये लोग जा रहे हैं, उसके आसपास सरसों के खेत हैं, बीच में रास्ता है। तो ये बच्चा उन कीड़ों का पीछा करते हुए उस रास्ते से थोड़ा सा अलग चला जाता है, तो उसकी माँ उसको फिर से बुलाती, आवाज़ देती है कि बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब क्या होता है कि उसकी जब माँ उसको आवाज़ देती है बेटा यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, तो फिर से अपनी खुश होता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ने लगता है, उनके पास जाने के लिए करता है। लेकिन क्या होता है, फिर से पीछे रह जाता है, क्योंकि उसको जो रास्ते में चीज़ें हैं वो बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं वो कुछ देखने लगता है, कहीं वो कुछ देखने लगता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अभी उसको क्या दिख गया, वो भी छोटे छोटे से रास्ते में कुछ कीड़े उसको दिख गए हैं, जो कि अपने नीचे ज़मीन से टीम्ड आउट मीन्स क्या होता है, बाहर निकल आए हैं। कहाँ से निकल आए, अपने छुपने के जो उनकी जगह है मीन्स ज़मीन में जहाँ पर वो छुपे होते हैं, वहाँ से निकल आए हैं धूप सेकने के लिए। Come child come, his parents called from the shades of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. फिर से उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको आवाज़ देते हैं कि बेटा आ जाओ आ जाओ। और अभी ये लोग कहाँ पर, उसका इंतज़ार करने के लिए एक ग्रोव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज़, यानी कि पेड़ों का झुंड, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ एक छोटा सा झुंड है पेड़ों का, उसके नीचे एक कुआं है, उसकी एज यानी कि किनारे पर वो लोग बैठ जाते हैं वहाँ पर अपने बेटे की प्रतीक्षा करने के लिए। उसको बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं कि यहाँ आ जाओ। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब क्या हुआ कि वो बच्चा, जब उनके पेरेंट्स ने फिर से आवाज़ दी तो फिर वो कीड़ों को देखना छोड़कर अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। और जैसे ही वो उस ग्रोव यानी कि उस पेड़ों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसके नीचे एंटर करता है, तो पेड़ के ऊपर से फूल जो होते हैं वो गिरने लगते हैं। तो अब वो फिर से भूल जाता है कि पेरेंट्स ने बुलाया था मुझे अपने पास में, और वो क्या करता है, बीनने लग जाता है। फिर से वो उसकी जो पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ जो फूलों की गिर रही थी उनको इकट्ठा करने लग जाता है अपने हाथ में। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब क्या हुआ कि अब ये अभी उसके फूल बीन रहे थे, तभी इनको आवाज़ सुनाई दे जाती है, कूइंग सुनाई देती। कूइंग क्या होता है, डव एक पक्षी होता है, वाइट कलर का कबूतर जैसा दिखने वाला, हिंदी में फाख्ता बोलते हैं इसको। उसका जो साउंड होता है, जो वो आवाज़ निकालता है, उसको कूइंग बोलते हैं। तो तब तक बच्चा उसको सुनाई दिया कूइंग ऑफ डव्स की आवाज़ सुनाई दी, और वो फिर वो डव डव करता हुआ चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ने लग जाता है। और अब क्या हुआ, जो फूल बीनने में जो पहले इंटरेस्ट था, फूलों को भूल जाता है, पक्षी के पीछे दौड़ने लग जाता है, और उसके हाथ से बिल्कुल ही भूल जाता है कि मैं फूल पकड़े हूँ, और उसके हाथ से वो फूल गिर गए। Come child come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब फिर से ये बच्चा कहाँ पर अट्रैक्टिव हो गया, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको फिर से बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ। अब कहाँ पे है ये, क्या कर रहे हैं ये, He had now gone running in wild capers. अब वो दौड़ रहा था, वाइल्ड कैपर्स का मतलब होता है एकदम से मस्ती में ऐसे गोल गोल घूमना। कहाँ घूम रहे थे अब ये, एक बैनियान ट्री, बरगद के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, जैसे बच्चे करते हैं ना खुशी में घूमना। फिर वो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको वहाँ से बुला लेते हैं, और फिर से उस फुटपाथ पर, वो जो छोटा सा सकरा सा फुटपाथ है सरसों के खेतों के बीच में से जो मेले की तरफ जाता है, उस पर आ जाते। फिर क्या हुआ, As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब वो जैसे ही उस विलेज के, उस गांव के मतलब पास में पहुंचने लगते हैं जहां पर वो मेला लगा हुआ है, तो बच्चा देखता है जो और बहुत सारे रास्ते होते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे थे, और वो जो रास्ते थे वो भरे कैसे थे, फुल थे, किससे, ऑफ थ्रोंग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोग, भीड़, ह्यूज क्राउड, बहुत भीड़, वो सब इकट्ठे थे, और जो कि कन्वर्जिंग मीन्स होता है गैदरिंग, मीन्स इकट्ठे हो रहे थे, कहाँ पर, टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले के बीच में इकट्ठे हो रहे थे।
तो वो एकदम से जब बच्चा इतनी सारी भीड़ देखता है, चारों तरफ से इतने लोग आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं मेले की तरफ में, तो वो रिपेल्ड का मतलब होता है वैसे पीछे हटना भी होता है, या थोड़ा सा अंदर से कुछ घृणा जैसी उत्पन्न होना कि अरे इतनी भीड़ देख के थोड़ा सा घबरा सा जाता है। और साथ ही फैसिनेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हो रहा होता है उन चीज़ों के प्रति जो वो मेले में देख रहा होता है। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब यहाँ से मेला कैसा दिख रहा था उसका डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया राइटर ने, कि जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं तो मेले के एंट्रेंस पर ही, जहाँ से इन लोगों को अंदर जाना होता है, वहीं पर कॉर्नर पर एक मिठाई वाले की दुकान होती है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। वो चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, और उसने अपनी जो मिठाइयाँ थीं उनको बिल्कुल जैसे ना एक आर्किटेक्चर इकट्ठा कर बना रखा था। आर्किटेक्चर क्या होता है? ढांचा, मीन्स अलग अलग शेप्स की। आपने देखा होगा दुकानों में मिठाई वाले अलग अलग शेप्स की, कलर्स की मिठाइयों को अलग अलग हाइट्स पर, कोई थोड़ा छोटा ढेर होता है, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, इस तरीके से सजा के रखते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कर रखा था उस मिठाई वाले ने, और मिठाइयों को गोल्ड और सिल्वर की जो लीव्स यानी कि पत्तियों से सजाया हुआ था। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. अब जो बच्चा होता है एकदम से उसकी आँखें ऐसी खुली रह जाती हैं और आँखों से घूर घूर के वो उन मिठाइयों को देखा उसने, और उसके मुंह में पानी आ गया अपनी फेवरेट बर्फ़ी को देख के। फिर उसने क्या बोला? आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे से उसने, मरमर मीन्स होता है बहुत ही धीरे धीरे से बोलना, बुदबुदाना जिसको बोलते हैं, ऐसे धीरे से उसने बोला। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on. लेकिन बच्चा अपने मन में सोचता, उसने सोचा, उस बच्चे ने अपने मन में कि अगर मैं पेरेंट्स को बोलूँगा तो वो लोग क्या कहेंगे? मानेंगे नहीं, मेरी ये जो रिक्वेस्ट है सुनी नहीं जाएगी, वो बोल देंगे कि तुम बहुत लालची हो गए हो और मुझे नहीं दिलवाएंगे। तो वह उनके धीरे से जो उसने बोला था कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, तो उसके लिए अपने पेरेंट्स के आंसर का इंतज़ार नहीं करता और आगे चल दिया। अब आगे इसको क्या दिखा? अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक जो फ्लावर सेलर यानी कि फूल बेचने वाला चिल्ला रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी कि एक गुलमोहर फ्लावर का नाम होता है कि गुलमोहर का हार ले लो। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अब बच्चा उसकी तरफ चला गया और देखता है उस बास्केट डलिया की तरफ जहाँ पर वो उस डलिया में फूलों का ढेर लगा हुआ था, और फिर धीरे से बोलता है, फिर से बोला वो, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। और फिर से वो अपने मन में विचार किया उसने कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे ये भी नहीं दिलवाएंगे। अब क्यों नहीं दिलवाएंगे? क्या बोलेंगे? कि ये बहुत ही चीप हैं, बेकार से हैं। तो फिर क्या करता है? फिर से वो उनके अपने पेरेंट्स के आंसर का इंतज़ार किए बिना फिर से आगे चल दिया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब आगे चल के उसने देखा कि एक मैन यानी कि व्यक्ति खड़ा हुआ था और एक पोल पकड़कर उसमें बहुत सारे अलग अलग कलर के येलो, पीले, लाल, हरे, पर्पल कलर के बैलून्स थे जो कि ऊपर को उसमें बंधे हुए थे, ऊपर को उड़ रहे थे, और जो द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेसेस देम ऑल। अब बच्चा फिर से उन जो बैलून्स हैं एकदम इंद्रधनुष जैसे कलर के, उनकी जो साइन है उनसे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि उसको वो सारे बैलून्स मिल जाएं, और फिर से उसके मन में ये आती है कि भाई मेरा हो जाए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर। लेकिन फिर से वो मन में विचार किया उसने कि
मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे नहीं दिलवाएंगे। क्यों नहीं दिलवाएंगे? अब क्या बोलेंगे कि भाई अब तो तुम बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो कि अब बैलून से नहीं खेल सकते, बैलून से खेलने के लिए अब आप बहुत बड़े हो। फिर से वो आगे चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब जब बच्चा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा बीन बजा रहा था। और किसके सामने बजा रहा था? स्नेक, जो कि अपनी डलिया में बैठा हुआ था, कॉइल की तरह, जैसे होता है ना कॉइल, वो मच्छर भगाने वाला कॉइल आता है ना, गोल गोल घूमा हुआ, मीन्स जो सांप के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कुंडली मार के बैठना। तो वैसे ही कुंडली मार के बैठा हुआ था और उसने अपनी गर्दन को ऐसे उठा रखा था ऊपर, और बिल्कुल किस तरीके से उठा रखा था? जैसे हंस की तरह, बहुत ही ग्रेसफुली उसने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया हुआ था। और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो जब वाटरफॉल होता है ना, जो झरना होता है वो गिरता है तो उसमें जो रिपल्स क्रिएट होते हैं, रिपल्स माने लहरें जैसी क्रिएट होती हैं, उसी तरीके से ऐसे लग रहा था कि उसके इनविजिबल जो दिख नहीं रहे हैं, ऐसे कानों में से जो जब वो साउंड अंदर जा रहा है तो उसके अंदर भी वो झरने की तरह रिपल्स यानी कि वो लहरें जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। जैसा आपने सांप को देखा होगा कि वो जब सपेरे बीन बजाते हैं उसके सामने जब घुमाते हैं तो वो बीन को देख के बिल्कुल वैसे ही उसके सामने हिलता है। तो उसको हमारे राइटर ने कल्पना की है कि जैसे झरने में रिपल्स क्रिएट होते हैं उसी तरीके से उसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे वो रिपल्स क्रिएट हो रहे हों। बट नोइंग द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा स्नेक चार्मर सपेरे की तरफ चल दिया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एट द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन बच्चा जानता था कि उनके उसके जो पेरेंट्स हैं उसने उनको वैसा, जैसा वो जो सपेरा है जैसी बीन बजा रहा था, कोर्स म्यूजिक जिससे प्रोड्यूस हो रहा था, कोर्स म्यूजिक मीन्स अनप्लीजेंट, जो सुनने में बहुत अच्छा ना लगे, ऐसे म्यूज़िक को सुनने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ है। तो वह फिर से आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in a full swing, man, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. अब जब बच्चा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक राउंड अबाउट था। राउंड अबाउट का मतलब एक वो गोल गोल घूमने वाला जो झूला होता है वो था। उसमें लोग बैठे हुए थे, पुरुष थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, जो कि झूला अपनी फुल स्विंग यानी कि पूरे उसमें चल रहा था गति में। तो बच्चे और जो महिलाएं जो भी उस पर बैठे हुए लोग थे वो सभी लोग बहुत ही खुशी से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हंसी की आवाज़ें जो थी उनकी वो गूंज रही थी वहाँ पर। The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please mother, father. क्या होता है कि अब वो बच्चा उनको देखता है, उसने देखा लोगों को और उसके मन में भी ये इच्छा जगी कि मैं भी झूला झूलूंगा। अब की बार उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट यानी कि अपने आप को बहुत तैयार करके एकदम मजबूती के साथ में दृढ़ता से अपना पक्ष रखा और कहा, मैं झूला झूलना चाहता हूँ माँ, पिताजी। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने उसके पेरेंट्स नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दूसरी तरफ मुड़ के देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसने पीछे देखा लेकिन उनका कोई भी नामो निशान वहाँ पर नहीं था। मीन्स उसके जो माँ पिताजी थे वो वहाँ नहीं थे। क्या हुआ था? अब जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये बार बार बच्चा कहीं कुछ देखने लगता था, कहीं कुछ देखने लगता था, बार बार अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता था। अब कुछ ऐसा ही हो गया कि उसके पेरेंट्स या तो उससे आगे निकल गए या कहीं पीछे रह गए हैं, मीन्स अब उसके साथ में नहीं हैं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब क्या हुआ? उसके सूखे गले से एकदम से चीख निकली और वह रोता हुआ एकदम से वो जहाँ पर खड़ा हुआ था वहाँ से वो दौड़ने लग जाता है
और डर से चिल्लाता हुआ माँ पिताजी ऐसे आवाज़ें लगाता है, मम्मी पापा माँ पिताजी जो भी, और वो डर से इधर उधर दौड़ने लग जाता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर। उसकी आँखों से आंसू निकल आते हैं, उसके गालों पर आंसू आ जाते हैं और उसका जो चेहरा है बिल्कुल कैसे भय से युक्त हो जाता है, चेहरे पर उसके डर आ जाता है। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, इधर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो। पैनिक स्ट्राइकन यानी कि बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो घबराहट में कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, चारों तरफ मीन्स बिना ये जाने कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मैं जाऊँ, इधर उधर दौड़ता है वो। Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes become muddy. अब वो माँ पिताजी करके चिल्ला रहा होता है, चिल्लाता है, उसके जो उसका टर्बन खुल गया, जो मीन्स पगड़ी बांधे हुए था वो खुल गया, और उसके जो कपड़े थे वो कैसे हो गए, गंदे हो गए, मडी हो गए। Having run to and fro in a race running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब बेचारा थोड़ी बहुत देर इधर उधर दौड़ने, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर दौड़ने के बाद में थक जाता है, और थक कर डिफीटेड यानी कि हार कर, मीन्स उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले और वो खड़ा हो जाता है। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसकी जो क्राइज यानी कि जो चिल्ला रहा था, चीख चीख के जोर जोर से जो रो रहा था, वो बदल किसमें, उसकी सुबकियों में बदल गई उसकी जो क्राइज थी, यानी कि अब वो सुबक सुबक कर रोने लगा। As little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. और फिर थोड़ी दूर पर उस हरी हरी घास पर वो देखा उसने कि कुछ जो मैन एंड वुमेन लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर, वो लोग बातें कर रहे थे। But there was he tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो बच्चा वहाँ से खड़ा हुआ, अपने जो लोग खड़े हुए हैं उनमें उनके कपड़ों के कलर्स से उनको देखकर पहचानने की कोशिश कर रहा था कि उसके माता पिता क्या हैं वहाँ पर, लेकिन उसको अपने माँ पिताजी का कोई भी साइन वहाँ पर नहीं दिखता है, और वो बस ये देख रहा होता है अपनी फिल्मी आइज से। यहाँ पे मतलब है कि जो वो रो रहा था तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, तो उन आंसू भरे हुए से फिर जो साइट होता है ना धुंधला धुंधला सा, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, उसको देख रहा है। और वहाँ पर जो लोग हैं बस वो किस लिए खड़े थे वहाँ पर, आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सिर्फ इसलिए, बस उनका जो उद्देश्य था बस हंसने बातें करने का था, वही वो लोग कर रहे थे वहाँ पर। He ran quickly again, this time to a screen to which people seemed to be crowding. अब वो दोबारा से तेजी से दौड़ा, कहाँ पर, इस बार एक मंदिर की तरफ जहाँ पर उसे बहुत सारी भीड़ जाती हुई दिखाई दी। Every little inch of space here was congested with men. और यहाँ पर इस मंदिर पर हर इंच पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। But he ran through people's leg, his little sob lingering mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब बच्चा उनके जो मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, हर इंच पर लोग खड़े हुए थे। ऐसे में वो लोगों के पैरों के बीच से उनको धक्का देता हुआ आगे बढ़ रहा था, और बस उसकी ओंठों पर, उसके मुंह पर बस एक ही बात थी, माँ पिताजी, माँ पिताजी। और जब वो एंट्रेंस यानी कि जो टेंपल था उसके जो गेट था उसके पास में पहुंचा, वहाँ पर और ज़्यादा बहुत भीड़ हो गई। लोग एक दूसरे को जॉसल मीन्स होता है धक्का मुक्की होना, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। और हैवी मैन, अब इसकी जो बच्चे की नज़र से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि उसको लोग कैसे लग रहे थे, हैवी मैन यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी आंखें कैसी थी, मर्डरस, जैसे ऐसी लग रहा था खूनी आंखें हों। मीन्स यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की कि अब वो बच्चा बहुत डरा हुआ था, उसको चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा जैसे ना भयानक दृश्य है, इस तरीके का उसको लग रहा था। The poor child struggled to thrust away between their feet, but
knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Mother, father!" A man in the surging crowd heard his cry and stooped with great difficulty, lifted him up in his arms. अब बच्चा उस भीड़ में भी अपने लिए रास्ता बनाने की थ्रस्ट यानी कि लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा बार बार इधर उधर हुआ जा रहा था। लोगों के जो ब्रिचुअल मूवमेंट यानी कि लोग एकदम बेरहमी से जो इधर उधर बढ़ रहे थे, अब किसी को दिख भी नहीं रहा था कि पैरों के बीच में चल रहा है, भाई छोटा बच्चा है, तो वो बार बार उनके धक्कों से कहीं इधर हो जाता था, कहीं उधर हो जाता था। और एक बार तो ट्रैम्पल्ड अंडरफुट का मतलब होता पैरों के नीचे कुचल ही गया होता, यदि वो एकदम अपनी पूरी आवाज़ में चिल्लाता नहीं। उसने जो आवाज़ दी, माँ, पिताजी, तो उसकी आवाज़ को एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने सुना और उसको बड़ी कठिनाई के साथ में, मीन्स अब इतनी भीड़ है उसमें झुकना भी तो बड़ा मुश्किल होता है, तो वो झुककर उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। "How did you get here, child? Whose baby are you?" the man asked as he steered clear of the mass. फिर वह आदमी उस बच्चे को गोद में लेकर थोड़ा उस भीड़ से बाहर आ जाता है, वो मतलब आ गया बाहर। फिर उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो? The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." और अब बच्चा पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, पिताजी चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to roundabout. अब वो व्यक्ति उसको थोड़ा सा बहलाने की कोशिश करने के लिए उसको उस झूले के पास में ले गया। "Will you have a ride on the horse?" क्या तुम घोड़े पर राइड करोगे, सवारी करोगे? He gently asked as he approached the ring. और जब वो उस घोड़े, वो जो रिंग थी, मीन्स जो झूला था, उसके पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम घोड़े पे सवारी करोगे? The child throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, "I want my mother's, mother, I want my father." लेकिन जो बच्चा था उसके गले से बस क्या सिसकियाँ निकल रही थी और बहुत सारी वो टूटी टूटी सी सांसों में सिसकियाँ लेते हुए वो बोलता है, सिर्फ यही चिल्लाया वो कि मुझे मेरी माँ चाहिए, पिताजी चाहिए। देखिए सीन में है, बच्चा रो रहा है ना, खो गया। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. अब जो वो व्यक्ति था उसको बहलाने की कोशिश कर रहा था उस बच्चे को, तो वह अब उसको बहलाने के लिए, अब उसने झूला नहीं झूला बच्चे ने, तो उसको वो जो स्नेक चार्मर है, सपेरा है, वो अभी भी बीन बजा रहा था, वह उसको उसके पास ले गया। "Listen to that nice music, child," he pleaded. और उस व्यक्ति ने उससे प्रार्थना की, उसको बोला कि इस म्यूज़िक को सुनो, कितना अच्छा म्यूज़िक है ये। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, "I want my mother, I want my father." अब लेकिन बच्चे ने क्या किया, अभी जिस स्नेक चार्मर को सुनने के लिए उसकी इतनी इच्छा हो रही थी थोड़ी देर पहले, अब वो क्या करता है, अपने कानों में उंगली डालकर कानों को बंद कर लेता है और ज़ोर से चिल्लाया, "मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए." The man took him near the balloons. वो व्यक्ति उसको अब बैलून वाले के पास ले गया। Thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten them. और ये उसने सोचा कि जो बैलून्स के कलर हैं, इससे बच्चा जो है अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको वो अच्छे लगेंगे और वो जो भी रो रहा है उसकी तरफ से उसका थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। "Would you like a rainbow colored balloon?" उसने पूछा उस व्यक्ति ने उससे कि क्या, ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसको दिलवाने की ऐसी पेशकश करते हुए बोला कि क्या तुम्हें ये रेनबो कलर का जो बैलून है वो पसंद है, बैलून्स? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, "आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर." लेकिन बच्चे ने उन बैलून्स की तरफ देखा भी नहीं, अपनी आंखें घुमा ली उन बैलून्स की तरफ से और सिर्फ क्या सुबकता हुआ बोला, "आई वॉन्ट माई मदर", मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। और वो व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था और वो इस वजह से वो उसको अब
वहाँ पे लेकर आया जहाँ पर वो फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। अब वो व्यक्ति उससे पूछता है बच्चे से कि देखो इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है फूलों की, क्या तुम अपने गले में एक हार पहनना पसंद करोगे, क्या लोगे फूल। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. क्या किया बच्चे ने, अपनी जो नाक थी उसको उन फूलों की तरफ से दूसरी तरफ घुमा लिया कि मैं स्मेल नहीं लेना चाहता, ऐसा उसने रिएक्शन दिया। और फिर से बस वो रोते हुए उसने वही बात दोहराई कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग ऑफ टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. अब उस व्यक्ति ने सोचा कि हो सकता है बच्चा भाई मिठाई खाने से खुश हो जाए, तो वह उसको उस मिठाई वाले की दुकान पर ले गया। What sweets would you like, child? बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? He asked, उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चे ने अपना मुंह उस दुकान की तरफ से घुमा लिया और वह सिर्फ वही बात बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। क्या समझ में आया इससे कि वो बच्चा जो शुरू से मतलब पहले जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे तो वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, वह दूसरी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो रहा था, उनकी वजह से बार बार पीछे रह जा रहा था। और जब उसके माँ पिताजी उससे दूर हो जाते हैं तो फिर वो वही चीज़ें उसको कुछ भी अच्छी नहीं लग रही होती, वो किसी चीज़ को नहीं लेता, सारी चीज़ों के लिए मना कर देता है, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे का अपने माता पिता के लिए जो प्रेम होता है वो भी दिखाया गया है। साथ में मॉरल ये भी है हम लोगों के लिए कि कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसको वैल्यू नहीं करते, उसको इम्पॉर्टेंस नहीं देते, और जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आती है, तब हम फिर उसके लिए क्रेव करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि अब, लेकिन तब तक वो चीज़ हमसे दूर जा चुकी होती है। इसलिए जो भी हमारे पास है उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, ना कि जो चीज़ें नहीं हैं उनके पीछे भागना चाहिए। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।